नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 के विषय में, जिसका शीर्षक है चुनावी राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत की गई है इस अध्याय के परिचय यानी इंट्रोडक्शन के साथ में। इसमें हमें यह बताया गया है कि दोस्तों, हमने अध्याय 1 में ये जान लिया था कि जो लोकतंत्र है उसके लिए ये बिल्कुल संभव नहीं है और ना ही ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करें, है ना। और दोस्तों, हमारे समय में जो लोकतंत्र है ना, उसका जो सबसे आम स्वरूप है यानी जो सबसे कॉमन स्वरूप है वो क्या है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनके माध्यम से शासन को चलाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करें इस अध्याय की, तो इस अध्याय में ना हमें ये देखना है कि किसी भी लोकतंत्र में आप कह लीजिए जो प्रतिनिधि होते हैं ना, उनका चुनाव आखिर किस प्रकार से होता है। दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत से ही आप कहिए कि सॉरी आप कहिए कि हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र जो है उसमें आखिर ये चुनाव क्यों ज़रूरी है, क्यों उपयोगी है। दोनों ही बातों को समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ हम ये समझने का भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग दल होते हैं ना, उनकी चुनावी प्रतिद्वंदिता यानी कि जो कंपटीशन है उनके बीच में, वो किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, फिर हम ये सवाल भी उठाएंगे कि आखिर किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव जो है ना वो लोकतांत्रिक होता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती हैं। दोस्तों, इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों ही चुनाव में अंतर को समझ पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। दोस्तों, अध्याय का जो बचा हुआ बाकी हिस्सा है उसमें हम इन्हीं पैमानों का उपयोग करते हुए भारत में जो चुनाव हुए हैं उनका मूल्यांकन भी करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी हर स्तर को, विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण से लेकर के आप समझिए कि चुनाव परिणामों की घोषणा तक के, इन सब पर नज़र डालेंगे। और दोस्तों, हर चरण में ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। दोस्तों, फिर हम पहुंच जाएंगे इस अध्याय के आखिर में और तब हम इस सवाल पर विचार करेंगे दोस्तों कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं अथवा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, इस पर भी विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अब बिना देर किए इस अध्याय में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं इस महत्वपूर्ण शीर्षक को, जो अपने आप में एक प्रश्न है, चुनाव क्यों। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक शीर्षक दिया हुआ है, एक बॉक्स में हमें बताया है हरियाणा के विधानसभा चुनाव। सबसे पहले मैं इसको आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। ये नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, लोग तब की सरकार से नाखुश थे। ये अगला पैराग्राफ है, शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये जो अभी मैंने हरियाणा के बारे में पढ़ा दोस्तों, ये हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। दोस्तों, राज्य में 1982 से यानी 1982 से
कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, है ना। और तब जो विपक्ष के एक नेता हैं चौधरी देवीलाल, उन्होंने न्याय युद्ध नाम का एक आंदोलन का नेतृत्व किया था और लोकदल नामक जो उनकी नई पार्टी थी उसका गठन किया था, उसे बनाया था। दोस्तों उनकी ये जो पार्टी है ना, इसने चुनाव में क्या किया, कांग्रेस के खिलाफ जितने भी और विपक्षी दल थे ना उनको मिलाकर के एक मोर्चा बना लिया और अपने चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है ना तो वो किसानों और छोटे व्यापारियों को जितने भी उनके जो कर्ज हैं उसको माफ कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने ये वादा भी किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोग जो थे वो तब की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वायदों की तरफ आकर्षित भी हुए और इसीलिए दोस्तों कि जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जम करके वोट दिए। दोस्तों लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिल गई। सोचिए 90 में से 76 सीटों पर उनको जीत मिल गई। लोकदल को दोस्तों अकेले ही 60 सीटें मिली 76 में से और उसे स्पष्ट बहुमत यहां पर मिल गया। कांग्रेस के हाथ दोस्तों तब सिर्फ 5 सीटें लगी। जो चुनावी नतीजे थे दोस्तों उनकी घोषणा हुई और उसके बाद में तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। दोस्तों लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने क्या किया, देवीलाल को अपना नेता चुना और राज्यपाल ने क्या किया, देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दे दिया। दोस्तों जो चुनावी नतीजे आए उनकी घोषणा के 3 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी किया और जो छोटे किसान थे, खेतीहर मजदूर थे और छोटे व्यापारी थे, उनके बकाया ऋण को माफ कर दिया। दोस्तों उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। फिर अगले चुनाव हुए 1991 में और इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचिए ये जो वाक्य अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आया? क्या कुछ आपने सोचा होगा, क्या विचार चले होंगे कि आखिर जीत गए फिर 4 साल ही क्यों चली, फिर वापस कांग्रेस की सरकार बन गई, है ना? ये बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बारे में पता कीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे-कैसे हुआ था आदि। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों कि चुनाव की ज़रूरत आखिर हमें क्यों है, क्यों पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, है ना? यानी कि एक फिक्स टाइम होता है, इसके पश्चात यहाँ पर चुनाव होंगे, ये फिक्स है। दोस्तों दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे भी हैं जहाँ पर जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव हुआ करते हैं, है ना? और दोस्तों इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ऐसे अनेक देश हैं दोस्तों जो लोकतांत्रिक नहीं है और वहाँ भी चुनाव होते हैं। पर दोस्तों प्रश्न अभी भी हमारे सामने यही है कि हमें चुनावों की ज़रूरत आखिर क्यों होती है? तो दोस्तों बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करके देखते हैं, है ना? तभी हमें समझ में आएगा कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों अगर सारे लोग रोज एक साथ बैठ जाएं और सारे फैसले मिलजुल कर लेंगे तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा दोस्तों हमने अध्याय 1 में देखा था, आपको याद है ना हमने अध्याय 1 में क्या देखा था? दोस्तों किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। कोई 2-3 लोग नहीं है जिनको आपस में मिलकर के फैसला लेना है ना? 125 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला हमारा ये देश है और ऐसे ही अन्य भी है ना? तो दोस्तों ना ही ये संभव है यहाँ पर और हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय भी नहीं है और इतना ज्ञान भी सबके पास में नहीं है। इसीलिए दोस्तों अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से शासन को अंजाम देते हैं, शासन करते हैं, है ना? दोस्तों अब समझते हैं कि देखिए क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? तो दोस्तों एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करते हैं जहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या फिर किसी ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां पर प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो, है ना? दोस्तों किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है ये तय करने में तो थोड़ी परेशानी ज़रूर सामने आ सकती है।
लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया है कि अगर हम ये मान लें कि लोग जो है वो मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, तब तो स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन फिर हमारे सामने कुछ प्रश्न आएंगे, जैसे लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? दोस्तों, हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन भी सकें और अगर उनकी इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें, है ना? दोस्तों, इसी व्यवस्था का नाम है चुनाव। इसीलिए हमारे समय में दोस्तों प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों, चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, है ना? अब हमारे सामने आगे एक और प्रश्न है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है? दोस्तों, चुनाव जो है ना वो कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, है ना? और यहाँ तक कि दोस्तों हमें ये भी बताया है कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है ना अधिकांश, वहाँ पर भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। सो दोस्तों, चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाने हैं? कैसे पता चलेगा कि ये लोकतांत्रिक चुनाव है या नहीं है? दोस्तों, याद कीजिए हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी और हमने वहाँ पर अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण भी दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते थे, है ना? दोस्तों, अब हम ना वहाँ के सीखे सबक को याद करते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जो कुछ ज़रूरी न्यूनतम शर्त है उसके साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि हर किसी को मताधिकार हो, मत देने का अधिकार हो और हर किसी के मत का एक समान मोल हो यानी मूल्य हो। दोस्तों, दूसरा क्या है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। पार्टियों उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी भी होनी चाहिए और जो मतदाता है उनके लिए विकल्प पेश करें वो, है ना? ये बात भी होनी चाहिए। तीसरा ये है दोस्तों कि चुनाव का अवसर जो है ना वो नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। चौथा क्या है, लोग जिसे चाहे दोस्तों वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा क्या है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे कि लोग जो हैं वो सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। ठीक है दोस्तों, ये 5 चीज़ें हमने देखी और ये शर्त जो है दोस्तों ये बहुत आसान और सरल हमें देखने में लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनेक ऐसे देश हैं जहां के चुनाव जब होते हैं ना दोस्तों तो इन शर्तों को भी वहां पर पूरा नहीं किया जाता। दोस्तों, इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, अब एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था कि इससे होने वाले लाभों के विषय में भी हम इस अध्याय पर चर्चा करेंगे, है ना? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है ना? दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है ये कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप कौन सा है दोस्तों इसमें कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में प्रतिद्वंदिता है ना, यानी कि कंपटीशन। भाई कौन सभी जीतना चाहते हैं, जितने भी पार्टियां हैं ना चाहती हैं कि इस बार उन्हें अधिक सीट मिले चुनाव में, है ना? दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप जो है वो उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रही ना तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये है कि क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता का होना एक अच्छी चीज़ है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान हमें दिखाई देते हैं। क्या कि इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे की जैसी स्थिति हो जाती है
है ना। हमने भी दोस्तों कई बार अपने इलाके में सुना है कि लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। अलग अलग दल के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव जो है ये सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। दोस्तों, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। दोस्तों, उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे जो संविधान निर्माता हैं दोस्तों, इन संविधाओं के समस्याओं के प्रति बहुत ही सचेत थे। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था जो है वो बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में दोस्तों, एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम हो सकता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये एक आदर्श दुनिया की बात हो रही है, पर असल जीवन में तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया भर के जितने भी नेता हैं ना, उनको अन्य पेशों के लोगों के सामने समान ही आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है, और वे भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं और अपने लिए दोस्तों बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। दोस्तों, संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, लेकिन सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर ना ये भी संभव होता है कि उनके अंदर जो लोग हैं, लोगों की मदद करने की भावना है ना, उस पर उन्हें यह मालूम ना हो कि ये काम कैसे किया जा सकता है। या फिर आप समझिए कि ये भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों, उनका लोगों की ज़रूरत और स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। तो दोस्तों, ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना आखिर कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो भाई राजनेताओं के ज्ञान और उनके कैरेक्टर यानी चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का भी है। और दूसरा क्या है कि और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका जो है वो ये है कि हम ऐसी व्यवस्था बना लें जिसमें लोगों की सेवा करने वाले जो राजनेता हैं उनको पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। दोस्तों, इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। दोस्तों, चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही तो अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन यदि दोस्तों वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहे तो क्या वे अगला चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इसी तरह से यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही अगर आगे आई है तो भी उसे मजबूरन क्या करना पड़ेगा? जनता की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। और दोस्तों, कुछ कुछ इसी ढंग से आप समझिए कि बाजार जो है ना वो भी काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो दोस्तों, लेकिन उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर वह ऐसा नहीं करता तब क्या होगा? तो ग्राहक जो है ना वो दूसरी दुकान देखने लग जाएगा। और ठीक इसी तरह से राजनीतिक मुकाबले से भी ये संभव है दोस्तों कि कुछ भेदभाव पनप जाएं और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इससे जो है ना राजनीतिक दल और इसके जितने भी नेता लोग हैं ना दोस्तों, वो लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, ये कुछ कार्टून है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे पास घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, वायदे हैं, और ये बोला मेरे पास वोट है। यहाँ पे है प्रॉमिसेस। दोस्तों, ये जो कार्टून है ना, ये प्रत्येक कार्टून एक अलग संदेश दे रहा है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, जिस पर हमने चर्चा करनी है। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए, क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए दोस्तों आइए देखते हैं कि भारत में चुनाव आखिर होते किस तरह से हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर ना लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 साल के बाद जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं ना, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। फिर दोस्तों क्या होता है? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं और इसे ही आम चुनाव कहा जाता है।
कई बार ना दोस्तों सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। दोस्तों इसे कहते हैं उपचुनाव। समझ रहे हैं आप। और इस अध्याय में दोस्तों हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं दोस्तों चुनाव क्षेत्र की। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि हरियाणा के जो लोग हैं ना उन्होंने 90 विधायकों का चुनाव किया। तो अब इसमें संभव है कि हमने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? तो दोस्तों शायद हमें भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। दोस्तों अपने देश में ना हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसे समझिए। दोस्तों चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यह बांट दिया गया है और इन्हें कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। अब दोस्तों क्या होता है ना कि एक क्षेत्र में रहने वाले जो मतदाता हैं वो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने चाहिए? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को कहा जाता है दोस्तों संसद सदस्य। ठीक है दोस्तों, लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता और है, हर वोट का मूल्य बराबर होता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में ना ऐसी व्यवस्था भी है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या जो है ना वो काफ़ी हद तक के एक समान होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक राज्य को क्या किया गया है, उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांट दिया गया है। अब इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं दोस्तों। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दोस्तों विधानसभा के कई कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और पंचायतों नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है और जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक वार्ड से दोस्तों पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार दोस्तों निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व ही तो करता है। इसीलिए दोस्तों जब हम कहते हैं ना कि लोकदल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीत करके राज्य विधानसभा में पहुंचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की। दोस्तों जो हमारा संविधान है ना वो प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि यानी अपना लीडर चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर उसे चुने जाने का अधिकार भी देता है दोस्तों। लेकिन हमारा जो संविधान निर्माता थे ना उनको ये चिंता थी कि भाई ऐसा भी संभव हो कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच ही नहीं पाए। तो दोस्तों संभव भी है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक ज़रूरी संसाधन जैसे शिक्षा संपर्क उनके पास में नहीं। तब क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी तो सकते हैं। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ पहुंच ही नहीं पाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र भी और अधिक कमज़ोर हो जाएगा और ये व्यवस्था उस समय कम लोकतांत्रिक कहलाएगी, है ना। इसीलिए दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची है। इस कारण से दोस्तों कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित भी हैं तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। दोस्तों जो अनुसूचित जाति है उसके लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और इसी तरह से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ना लोकसभा की 84 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति है जो आपको बताई गई। दोस्तों ये सीटें ना पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में आखिर तय होती है। इस प्रकार से दोस्तों अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें यानी रिजर्व सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ भी नहीं लेती। दोस्तों कमज़ोर समूह भी हैं, उनके लिए जो आरक्षण है जो रिजर्वेशन है उसकी ये व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर अब ग्रामीण यानी कि पंचायती और शहरी यानी कि नगर पालिका और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू अब हो गया है।
लेकिन दोस्तों हर राज्य में आरक्षित सीटों का जो अनुपात है ना वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार दोस्तों ग्रामीण, शहरी और स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मतदाता सूची की। दोस्तों एक बार ना जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब आपको पता है क्या तय किया जाता है? तब ये तय किया जाता है कि आखिर कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। दोस्तों इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की जो सूची है चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को दोस्तों आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त पर है। वो क्या है? अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलते हैं। दोस्तों पहले ना हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विषय में पढ़ा था, याद है आपको? व्यवहार में इसका मतलब क्या है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। दोस्तों जब तक के ठोस कारण ना हो ना किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है और कोई नहीं है। पर दोस्तों हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता रहता है। इसीलिए दोस्तों सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में ना सबकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए, है ना? दोस्तों हमारे देश में मैं आपको बता दूं कि 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के जितने भी नागरिक हैं ना वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। दोस्तों नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे मत देने का अधिकार है। दोस्तों अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोग हैं जिनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम दोस्तों मतदाता सूची में हो ये व्यवस्था करना आखिर सरकार की ही तो जिम्मेदारी है। चूँकि दोस्तों हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं और इसलिए हर चुनाव से पहले पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग दोस्तों उस इलाके से बाहर चले जाते हैं ना या जिनकी मौत हो जाती है उनके नाम इसी सूची से काट दिए भी जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हर 5 वर्ष में मतदाता सूची जो होती है ना उसका फिर से नवीनीकरण किया जाता है, वो भी पूर्ण रूप से। और दोस्तों ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से दोस्तों चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था भी लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को एक कार्ड देने की कोशिश की है, वो यही है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र भी साथ में रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर दोस्तों मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उम्मीदवारों के नामांकन की। दोस्तों अभी हमने देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। ये तभी तो होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश नहीं होगी। दोस्तों हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही तो करती है। जो कोई भी व्यक्ति मतदाता है यानी वोट डालने वाला है वो उम्मीदवार भी तो हो सकता है। दोस्तों सिर्फ एक ही फ़र्क है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है, आप ये बात को याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीदवार बनने में भी ना अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू की जाती है। दोस्तों राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं यानी चुनते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन भी मिलता है। दोस्तों पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं दोस्तों उन हर एक को एक नामांकन पत्र भी भरना पड़ता है, जिसे अंग्रेजी में नॉमिनेशन फॉर्म कहा जाता है, और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल ही में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा भी करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। कौन कौन से? उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। दोस्तों
इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर हर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। यहाँ पर एक जानकारी है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता। दोस्तों, जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है, तो फिर विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत आखिर क्यों नहीं है? दोस्तों, सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। दोस्तों, वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी, तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता को आखिर कितना महत्व देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी तो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब क्या होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया, तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे, है ना। दोस्तों, अब समझते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए समझते हैं चुनाव अभियान को। दोस्तों, चुनावों का जो मुख्य उद्देश्य है वो आखिर क्या है? वो यही तो है कि लोगों को उनकी पसंद का, अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर मिल जाए, है ना। दोस्तों, इसीलिए ना कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी तो होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चुनाव अभियान के समय ना यही होता है। हमारे देश में मैं आपको बताऊं कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने के बाद और मतदान की तारीख के बीच में आम तौर पर 2 सप्ताह का समय जो है वो चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में क्या होता है दोस्तों? इस समय अवधि में मैं आपको बताऊं कि उम्मीदवार जो है वो मतदाताओं के संपर्क में आते हैं और राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण दिया करते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में दोस्तों अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी हुआ करती हैं। पर असल में दोस्तों, चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, चुनाव अभियान के समय ना राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। अब आइए दोस्तों, क्या करें हम ना कि विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारे जो हैं उन पर गौर करते हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी, इनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के समय लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में गरीबी जो है देश से हटाएगी। फिर 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। इसमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दोस्तों जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। दोस्तों, पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया था। वामपंथी दलों ने दोस्तों 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ज़मीन जोतने वालों को का नारा दिया था, ठीक है। दोस्तों, 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो दोस्तों, लोकतंत्र में ना राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। पर दोस्तों, सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना भी ज़रूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। कौन से? सबसे पहला सुनिए, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या फिर धमकी देना। दूसरा, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। तीसरा, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। और चौथा, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। दोस्तों, अगर वे इनसे
इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। दोस्तों, इन कानूनों के अलावा भी हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें क्या होता है, उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। क्या क्या? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन निर्माण अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करना, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नैतिकत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते, है ना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मतदान और मतगणना की। ठीक है दोस्तों, चुनाव का जो आखिरी चरण है ना, मतदाताओं द्वारा वोट देना होता है। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। दोस्तों, मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति ना अपने इलाके में जो मतदान केंद्र स्थित होता है ना, वहाँ पर जाता है और स्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में ये बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में दोस्तों जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उससे वोट डालने की अनुमति दी जाती है। दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार हैं ना, उनके एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। दोस्तों, पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा है और मशीन के ऊपर दोस्तों उम्मीदवार जो हैं उनके नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। दोस्तों, मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबाकर भर देना होता है। दोस्तों, मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद कर दिया जाता है और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ पर क्या होता है, सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम जो है वो निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। दोस्तों, आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचित क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी और पढ़ लेते हैं। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? दोस्तों, भारत में ना चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे अगर 2014 की बात हम करें ना, तो लोकसभा चुनाव पर सरकार ने करीब 3,500 करोड़ खर्च किए थे। हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ था। पार्टी और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार पार्टी और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ रुपए हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता करीब रुपए 500। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क पर हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। दोस्तों, अब इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करके देखते हैं। दोस्तों, सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ है। दोस्तों, दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। अनुमान रूप से इस पर रुपए 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुए। दोस्तों, तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर हम अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, है ना। दोस्तों, ये गुलबर्गा के चुनाव परिणाम है। एक बार फिर से गुलबर्गा के उदाहरण पर हम गौर करते हैं और सन 2014 में कुल 8 उम्मीदवारों ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। दोस्तों, यहाँ के जो मतदाता है ना, उनकी संख्या 17.21 लाख थी। इनमें से 9.998 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को 5.07 लाख वोट मिले दोस्तों, और ये कुल पड़े मतों का 50.82% था। लेकिन बाकी किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट पाने के कारण उन्हें गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से सांसद निर्वाचित घोषित किया गया था।
ये गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2000 चुनाव का चुनाव परिणाम है। उम्मीदवार देखते हैं DG सागर, ये पार्टी थी इनकी जनता दल सेक्युलर। मिले वोट थे 15,690 और वोटों का प्रतिशत था 1.57। इन्हें देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्हें वोट मिले थे कितने, 5,07,193 और वोटों का प्रतिशत था 50.82। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए रवि नायक बेलमगी, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। इन्हें मिले वोट कितने, 4,32,460 और वोटों का प्रतिशत है कितना, 43.33, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से नोटा यानी नन ऑफ द अबव में वोट मिले कितने, 9,888 और वोटों का प्रतिशत 0.99। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आगे बढ़ते हुए भारत में चुनाव आखिर क्यों लोकतांत्रिक हैं। दोस्तों हम चुनाव में ना गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में अक्सर पढ़ते रहते हैं, आपने भी ज़रूर कभी पढ़ा सुना होगा। दोस्तों अखबार और टीवी चैनल जो है ना, उनकी खबरों में अक्सर इस प्रकार की गड़बड़ियों की चर्चा होती है, जिक्र होते हैं और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में दोस्तों कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना भी होती है, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, है ना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और जो अधिकारी है उनके दुरुपयोग की, इसके साथ ही अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, है ना, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना आदि की। दोस्तों इनमें से अनेक खबरें जो है ना वो सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने और टीवी पर देखते हुए हमें दुख भी होता है, लेकिन दोस्तों सौभाग्य से ये जो गड़बड़ियाँ है वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों अगर एक एक करके सवाल उठाए जाए तो ये बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अब आइए इस सवाल के अलग अलग पहलुओं पर सावधानी से गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग की। दोस्तों चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं हुए, इसे जांचने का एक सरल तरीका भी है। वो क्या है, ये देखना कि उनका संचालन आखिर कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है। दोस्तों क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है, क्या वे इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे देश के लिए ना इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक के सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। दोस्तों इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और एक बार नियुक्ति अगर हो गई तो उसके बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव होता है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से हैं सुनिए। सबसे पहले निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा करने तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। दूसरा, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। तीसरा, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला कराना भी शामिल है। इसके बाद पांचवा, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। दोस्तों पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग एक साथ शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अब यह आम बात हो गई है दोस्तों कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाता है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में जो मतदान है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वे वहाँ फिर से मतदान का आदेश देते हैं।
अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने ही पड़ते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता दोस्तों, तो ये संभव नहीं हो पाता। अब बात करते हैं दोस्तों चुनाव में लोगों की भागीदारी की। दोस्तों चुनाव प्रक्रिया जो है ना, उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए एक और तरीका भी है। वो क्या है कि ये देख लेना कि इसमें जो लोग हैं ना, वो उत्साह से भागीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी ना, तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। अब दोस्तों इन लेखाचित्र में हमें यही बताया है कि भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी जो है वो किस तरह से हो रही है। दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करते हैं कि चुनाव में ना लोगों की भागीदारी का जो पैमाना है वो आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले दोस्तों कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, ये हिसाब लगाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 50 वर्षों में दोस्तों यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिर गया है और भारत में या तो स्थिर रहा है या फिर ऊपर गया है। दूसरा दोस्तों, भारत में ना अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में वोट डालते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में तो स्थिति इससे उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग जो है अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना की गई है। भारत में देखिए और अमेरिका में देखिए। तीसरा दोस्तों ये है कि भारत में ना आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपनी अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। चौथा समझिए दोस्तों, साल दर साल चुनावों से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2004 में जो चुनाव हुए उसमें 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी करी। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद समझिए चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। दोस्तों चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना तो उसका परिणाम यानी उसके नतीजे ही है ना दोस्तों। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं होना तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है और आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। दोस्तों भारत में ना चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। भारत में सबसे पहले देखिए लिखा है कि भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे। बल्कि दोस्तों पिछले 15 वर्षों में तो भारत में जितने चुनाव हुए हैं ना, उनमें से प्रत्येक 3 में से तो 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर हमें बताया है कि अमेरिका में मौजूदा चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में तो निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला बताया है कि वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले जो उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना जो है वो बहुत ही आम है। इसके बाद बताया है कि कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन कौन सी है। दोस्तों इन बातों से ना हमें सरल से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कौन से? कि भारत में जो चुनाव है ना वो बुनियादी रूप से स्वतंत्र भी हैं और निष्पक्ष भी हैं। दोस्तों जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है ना, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त तो होता ही है। दोस्तों संभव भी है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीतते हों या जीत सकते हों, पर चुनाव का कुल नतीजा दोस्तों अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। दोस्तों पिछले 50 वर्षों की अगर हम बात करें ना, तो हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद देखने को आए हैं और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब दोस्तों हम थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करते हैं, कुछ सवाल उठाएंगे, तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। दोस्तों क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है?
इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं दोस्तों। ज़्यादा रुपए और पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना तो मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लग गए दोस्तों। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी बताया है दोस्तों कि अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक जैसे ही होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ जाती हैं दोस्तों। ये चुनौतियां सिर्फ भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही गहरी और गहन चिंता का विषय रही हैं। इनमें से दोस्तों कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलाव की मांग जो है वो नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है दोस्तों। क्या हम कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक आखिर क्या कर सकता है ना दोस्तों। चलिए अब इस अध्याय के अंत में हम ये शब्दावली पर भी ज़रूर चर्चा कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, 3 ही तो समझने हैं हमें। देखिए, सबसे पहले है चुनावी धांधली। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हमें बताया गया है कि चुनाव में ना अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा क्या होता है, गड़बड़ और फरेब किया जाता है। इसमें से दोस्तों कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमकाकर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना, इस प्रकार की बातें शामिल है। इसे ही कहा जाता है चुनावी धांधली। इसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र। तो दोस्तों इसका अर्थ है एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इसके बाद में आचार संहिता। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों को ना माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश, मतलब उनको मानना पड़ता है उन कायदे कानूनों को, दिशा निर्देशों को, इसी को आचार संहिता कहा जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो आपसे अपेक्षित है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, यानी साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाए। और जल्द ही दोस्तों मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।